हाँ जी बच्चों, तो अपन क्या देख रहे हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन थर्मल स्टेबिलिटी। क्या मीनिंग है इसका? देखो, टॉप टू बॉटम जाने पर टॉप टू बॉटम बॉन्ड लेंथ जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है। टॉप टू बॉटम बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ईजी हो रहा है। अब हाइड्रोजन का रिमूवल अगर ईजी हो रहा है तो ऑक्सीडेशन इटसेल्फ का मतलब खुद का हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो खुद का ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है? ईजी हो रहा है। और खुद का ऑक्सीडेशन अगर ईजी होगा तो दूसरे का रिडक्शन ईजीली होगा। ये दूसरे का रिडक्शन ईजीली करेंगे और दूसरे का रिडक्शन ईजीली करेंगे तो क्या होंगे? ये ऑक्सीड रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज हो रही है। सेकंड, टॉप टू बॉटम जाने पर इनके ऑक्साइड्स का ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? टॉप टू बॉटम जाने पर ऑक्साइड्स का ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीज होता है इसलिए क्योंकि देखो, टॉप टू बॉटम जाने पर SO2 SeO2 TeO2 इन सब में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो ऑक्सीजन का रिमूवल ईजी होगा। अगर ऑक्सीजन ईजिली रिमूव हो जाएगा तो इसका खुद का रिडक्शन हो जाएगा, और जितना जल्दी इसका खुद का रिडक्शन होगा ये दूसरे का ऑक्सीडेशन भी उतना जल्दी करेगा। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ इटसेल्फ बिकम्स ईजी। सच ऑक्साइड कैन easily oxidize others. Top to bottom oxidizing character of their oxide increases and reducing character decreases. So TeO2 is oxidizing agent and SO2 is reducing agent. ठीक है, तो बस सिंपल। तो अगर खुद का रिडक्शन इजीली होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन इजीली करेंगे। अब बात करते हैं अपन हेलाइड्स के बारे में। ऑक्सीजन फैमिली की जो हेलाइड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ये हैलोजन के साथ में हैलोजन नॉन मेटल है, इस ग्रुप के मेंबर नॉन मेटल है। लास्ट में जाते जाते मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। मतलब ये कोवलेंट कैरेक्टर बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे हैलोजन के साथ में। अब कोवलेंट बॉन्ड किसके करस्पॉन्डिंग बनते हैं? तो किसी एटम के पास आउटरमोस्ट किसी एटम के वैलेंस शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन फैमिली में ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 2 कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आगे एक्साइट कर जाएगा, ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ये वाला भी क्या होता है, आगे एक्साइट कर सकता है। तो फिर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो 6 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। 6 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ग्राउंड स्टेट में 2 कोवलेंट बॉन्ड, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 कोवलेंट बॉन्ड और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 6 कोवलेंट बॉन्ड। इस कॉन्सेप्ट को केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए क्या बनाएंगे, ये हैलोजन के साथ में EX2 EX4 EX6 तीनों टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, अमंग हेक्सा हैलाइड्स ओनली हेक्सा फ्लोराइड्स आर स्टेबल। इनके हेक्सा हैलाइड्स में केवल हेक्सा फ्लोराइड जो होते हैं वही स्टेबल होते हैं। ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का साइज स्मॉल होगा तो वो हिंड्रेंस कम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इजीली स्टेबल रह पाएगा मॉलिक्यूल। अगर हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो स्टेबल रह ही नहीं पाएगा ज़्यादा। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब इनके हेक्सा हैलाइड बनते हैं तो यहाँ तो हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स वाई वो स्टेबल ही नहीं रह पाता। ठीक है, चले इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब 16 ग्रुप के एलिमेंट जब जो उनके फ्लोराइड है, उनके क्लोराइड है, उनके ब्रोमाइड है, उनके आयोडाइड है,
तो 16 ग्रुप के फ्लोर एलिमेंट की फ्लोराइड के साथ स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। रीज़न, स्मॉलर एटम, स्मॉलर एटम तो साइज़ कम है, तो ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी होगी फ्लोरीन में। ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे अपन फ्लोरीन से क्लोरीन से ब्रोमीन से आयोडीन की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। साइज़ इंक्रीज़ होगा तो ओवरलैपिंग पुअर होगी, ओवरलैपिंग पुअर होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल की ओवरऑल स्टेबिलिटी भी कम होगी। ऑल हेक्साफ्लोराइड्स आर गैसियस, ठीक है, सारे के सारे हेक्साफ्लोराइड गैसियस हैं। दे फॉर्म मोनोहेलाइड बट इन डाइमेरिक फॉर्म। ये मोनोहेलाइड का फॉर्मेशन करते हैं लेकिन डाइमेरिक फॉर्म के अंदर। तो जैसे H2F2, H2Cl2, Fe2Cl2 एक्सेट्रा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है ओजोन। ओजोन जो होता है वो ऑक्सीजन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं अपन कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली के कुछ कंपाउंड है जो अपन ध्यान रखेंगे कि जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2, जिंक ब्लेंड, ZnS, कॉपर पायराइटिस होता है CuFeS2, बेराइटा बेरियम सल्फेट, और गैलेना लेड सल्फाइड। ओके, जो ऑक्सीजन फैमिली होती है, ऑक्सीजन फैमिली, इसे चालकोजन भी बोला जाता है। ऑक्सीजन फैमिली is also known as चालकोजन्स। अब इन्हें चालकोजन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ड्यू टू और फॉर्मिंग टेंडेंसी, और फॉर्मेशन टेंडेंसी। हाँ जी, तो ये ज़्यादातर जो और होते हैं वो ऑक्साइड और होते हैं या सल्फाइड और होते हैं, तो इनकी और फॉर्मिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, इसलिए इन्हें चालकोजन्स भी बोला जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग आती है हैलोजन फैमिली। अब इन्हें हैलोजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखते हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी। हाँ जी, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो नॉन मेटल होते हैं, और एंस्टेटाइन जो होता है वो मेटलॉइड होता है, और ये रेडियो एक्टिव होता है। मतलब मेटलॉइड वो जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की करेक्टरिस्टिक्स हों। तो इसे याद करने की ट्रिक है, फिर कल बाहर आई एंटी। हाँ जी, अब हैलोजन जो होते हैं उनमें जो कलर आता है वो होमोल्यूमो चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से आता है। कलर ऑफ हैलोजन इज ड्यू टू होमोल्यूमो चार्ज ट्रांसफ़र। होमोल्यूमो चार्ज ट्रांसफ़र। जो F2 होता है वो येलोइश होता है, येलोइश गैस होती है। Cl2 ग्रीनिश येलो गैस होती है, ग्रीनिश येलो। Br2 रेडिश या रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है, और I2 की वॉयलेट कलर का सॉलिड होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इनके कलर्स होते हैं, और कलर आता है क्या है? होमोल्यूमो चार्ज ट्रांसफ़र। अब होमोल्यूमो चार्ज ट्रांसफ़र क्या होता है, ये केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो होमो होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ल्यूमो होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है बेटा।
अब इसके बाद में अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की बात करूं या ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर की बात करूं, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होगा F2 में, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। इसका रीज़न क्या है? देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फ्लोरीन जो होता है वो ऑलमोस्ट सबसे नीचे आता है, मतलब फ्लोरीन का SRP इन चारों में सबसे ज़्यादा होता है। अब अगर फ्लोरीन का SRP सबसे ज़्यादा है तो फ्लोरीन का खुद का रिडक्शन होगा, और खुद का रिडक्शन होगा तो एक दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे। खुद का रिडक्शन होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे। हाँ जी, तो फ्लोरीन से F माइनस, क्लोरीन से Cl माइनस, ब्रोमीन से Br माइनस और आयोडीन से I माइनस। तो अब इनके SRP का ऑर्डर जो होता है, SRP का ऑर्डर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में F2 से F माइनस सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका Cl2 से Cl माइनस, Br2 से Br माइनस और I2 से I माइनस। तो जिसका खुद का SRP सबसे ज़्यादा है उसका रिडक्शन सबसे ज़्यादा होगा, जिसका रिडक्शन सबसे ज़्यादा होगा वो दूसरे का ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा करेगा। ठीक है ना? हाँ जी। अब अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात की जाए, रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करी जाए तो उसका ऑर्डर इसका बिल्कुल रिवर्स होगा। I माइनस सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, देन Br माइनस, देन Cl माइनस और देन F माइनस। भाई जिसका रिडक्शन SRP सबसे ज़्यादा है उसका तो रिडक्शन होगा, उसका ऑक्सीडेशन इजीली नहीं हो पाएगा। जिसका SRP सबसे कम है उसका रिडक्शन सबसे कम होगा, और जिसका रिडक्शन सबसे कम होगा, रिडक्शन सबसे कम होगा उसका ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो I माइनस का ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा होगा, I माइनस का ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा होगा तो I माइनस सबसे इसका रिडक्शन सबसे ज़्यादा होगा तो I माइनस सॉरी I2 से I माइनस में रिडक्शन सबसे कम होगा, तो रिडक्शन कम सबसे कम तो I माइनस से I2 में ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा, और अगर I माइनस का ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा होगा तो दूसरे का रिडक्शन सबसे ज़्यादा करेगा, और दूसरे का रिडक्शन ज़्यादा करेगा तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो I माइनस सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है इन चारों में। ठीक है? हाँ जी। तो बात केवल टेंडेंसी की है। तो F2 के F माइनस में जाने की टेंडेंसी हाईएस्ट है, और I माइनस के I2 में जाने की टेंडेंसी सबसे हाईएस्ट। ठीक है? तो जैसे अगर यहाँ मेरे पास Cl माइनस है या Br माइनस है या I माइनस है, अभी है F2, तो F2 का SRP सबसे ज़्यादा होता है तो F2 का रिडक्शन सबसे जल्दी हो जाएगा। ठीक है? और F2 क्या है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बाकी सबका क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन कर देगा। Cl माइनस Cl2 में चला जाएगा, Br माइनस Br2 में चला जाएगा, और I माइनस I2 में चला जाएगा, इस तरह से। तो ये अपन कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो एक स्टार लगा के पॉइंट लिखेंगे, F2 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट in aqueous medium
in aqueous medium or even in solid phase. ठीक है, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हाँ जी, हाँ जी, चलो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, ये रिएक्शन अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये रिएक्शन अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हाइड्रोलाइसिस के अंदर। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ वाटर, सॉरी, रिएक्शन ऑफ I2 with water is a non-spontaneous reaction. Is a non-spontaneous reaction. I2 की वाटर के साथ में जो रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बाकी X2 जो वाटर से कंबाइन होगा तो HOX बनेगा और HX बनेगा, HOX बनेगा और HX बनेगा। यहाँ X क्या होगा, X होगा Cl, X2 जो होगा वो Cl2 या Br2 होगा। लेकिन F2 is the only oxidizing agent which oxidize water into O2। ठीक है, F2 बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये वाटर को O2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, वाटर को O2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। हाँ जी, अगर अपन I2 की रिएक्शन कराएं वाटर के साथ में तो I2 की वाटर के साथ में रिएक्शन HOI बनेगा प्लस HI बनेगा। ये HOI ब्रेक होगा HI में प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, I2 में, खुद I2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसका मतलब ये रिएक्शन जो होती है नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होती है। हाँ जी, जो CaF2 होता है, CaF2 इसे फ्लोरस्पार बोलते हैं, फ्लोरस्पार। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स, दे रिएक्ट इन एयर एंड फॉर्म ऑक्साइड। जो हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस रिएक्ट इन एयर एंड फॉर्म ऑक्साइड्स। एयर से रिएक्शन करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्म ऑक्साइड्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर स्टेबल, मोस्ट ऑफ देम आर स्टेबल, उनमें ज़्यादातर स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोरीन। जो है फ्लोरीन फॉर्म OF2 एंड O2F2। फ्लोरीन OF2 और O2F2 का फॉर्मेशन करता है, इन विच OF2 इज
इसमें जो OF2 होता है ये थर्मली स्टेबल होता है, थर्मली स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है भाई, लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है OF2 की, तो थर्मली स्टेबल होता है। एंड बोथ आर गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट, बोथ आर गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट, ठीक है ना। जो O2F2 होता है, O2F2 is used for removing plutonium from spent nuclear fuels, spent nuclear fuel in the form of PuF6। तो प्लूटोनियम जो होता है इसको PuF6 बनाकर न्यूक्लियर प्लांट से, न्यूक्लियर फ्यूल से बाहर निकाला जाता है, न्यूक्लियर फ्यूल से बाहर निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है PU को PuF6 बनाकर, इसमें यूज आता है O2F2। अब एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर ऑक्साइड आयोडीन के ऑक्साइड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, ड्यू टू combined effect of thermodynamics and kinetics, due to combined effect of thermodynamics and kinetics, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से आयोडीन का ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होता है देन क्लोरीन का ऑक्साइड, देन ब्रोमीन का ऑक्साइड, ठीक है। अब इसी में लीस्ट स्टेबिलिटी of bromine oxide least stability of bromine oxide is known as मिडल रो एनोमली। जो ब्रोमीन के ऑक्साइड है उनकी कम स्टेबिलिटी को क्या बोलते हैं अपन, इज नोन एज मिडल रो एनोमली, मिडल रो एनोमली। तो ये मिडल रो एनोमली क्या होती है, समझ में आता है कि इनकी जो ऑक्साइड की स्टेबिलिटी है उसमें आयोडीन के ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन क्लोरीन के, देन ब्रोमीन के सबसे कम स्टेबल होते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो रीज़न है थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो ब्रोमीन के ऑक्साइड सबसे कम स्टेबल होते हैं, इसे बोलते हैं मिडल रो एनोमली।
हायर स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरीन ऑक्साइड, higher stability of chlorine oxide is favored by multiple bond forming tendency, is favored by multiple bond फॉर्मेशन टेंडेंसी। क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक ऑक्साइड इज फेवर्ड बाय स्टेबिलिटी stability of iodine oxide is favored by higher polarizability between iodine and oxygen bond। भाई आयोडीन के ऑक्साइड में ऑक्सीजन और आयोडीन के बीच में डेल्टा ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, और अगर ई एन डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा तो वहाँ पोलैरिटी ज़्यादा जनरेट होगी। हायर पोलैरिटी, अपन ऐसी ज़्यादा सही है तो पोलैरिटी बोल दें, हायर पोलैरिटी। अब ज़्यादा पोलैरिटी अगर डेवलप होगी मोर डेल्टा ई एन की वजह से, ड्यू टू मोर डेल्टा ई एन, ज़्यादा पोलैरिटी डेवलप होगी तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स सबसे स्ट्रांग होगा आयोडीन के ऑक्साइड्स में। ठीक है, इस वजह से मोर stability of iodine oxide is favored by higher polarity between iodine and oxygen bond due to more En, more interaction takes place। हाँ जी, इसके बाद में एक पॉइंट आता है I2O5 जो होता है, I2O5 is used in estimation of carbon monoxide due to their oxidizing character, due to their oxidizing character। I2O5 is used in estimation of carbon monoxide, ठीक है, ड्यू टू देयर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। ये अपन चाहें तो इस रिएक्शन को नोट कर सकते हैं, ज़्यादा याद नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ये I2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये जो I2 है
इसके एस्टिमेशन के लिए अपन हाइपो यूज़ करते हैं, Na2S2O3, ये ट्वाइस ऑफ NaI में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर Na2S4O6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले इसका वॉयलेट कलर का फॉर्मेशन होगा और फिर वॉयलेट कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो ये पूरी रिएक्शन है इसकी। यहाँ आयोडीन +5 से 0 में रिड्यूस होता है, तो खुद का रिडक्शन तो I2O5 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसके ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर की वजह से अपन इसे एस्टिमेट कर पाते हैं। तो पहले वॉयलेट कलर आया, फिर बाद में हाइपो में रिएक्शन की हेल्प से वॉयलेट कलर डिसअपियर हो गया। वॉयलेट कलर डिसअपियर। हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। अभी कौन से कंपाउंड होते हैं? तो ये कंपाउंड बिटवीन टू हैलोजेंस, कंपाउंड formed by two halogens, ओके। जैसे ClF है, ICl है, BrF है, IF3 है, IF7 है, इस तरह से। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव इंटर हैलोजन compounds are more reactive than halogens. More reactive than halogens, ठीक है, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। फ्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसका खुद का रिडक्शन बहुत जल्दी होता है। एक क्वेश्चन है, assertion ICl is more reactive than I2, more reactive than I2। नेक्स्ट, अब इसका रीजन क्या है? ICl इंटर हैलोजन बॉन्ड इज weaker than I2 हैलोजन। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ICl ज़्यादा रिएक्टिव होता है I2 के कंपेयर में, और जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो वीक होगा, ठीक है। इसलिए ICl जो होता है वो I2 के कंपेयर में वीक होता है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ आर ट्रू। चले, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, नोबल गैसेस बोल दो, इनर्ट गैसेस बोल दो, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होता है NH2 NP6,
NH2 NP6 एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2। तो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? ही, ना और करीना, जिंदा रहना, और लास्ट में आता है ओजी। हीना और करीना जिंदा रहना। एक्सेप्ट रेडॉन, एक्सेप्ट रेडॉन एंड ओजी, other noble gases are present in atmosphere in which argon is in maximum quantity। इन दोनों के अलावा जो बाकी नोबल गैसेस है, अदर नोबल गैसेस आर प्रेजेंट इन एटमोस्फियर in which argon is in maximum quantity। ठीक है, ये मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हीलियम एंड नियोन, sometime found in or sometimes found in or of uranium like पिच ब्लेंड। तो यूरेनियम का जो और होता है उस यूरेनियम के और में हीलियम और नियॉन बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं कभी कभी। हाँ जी। अब जो हीलियम है उसका मेन सोर्स क्या होता है? नेचुरल गैस। मेन सोर्स ऑफ हीलियम, मेन source of helium is natural gas। हीलियम का मेन सोर्स जो होता है वो नेचुरल गैस होता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनर्ट गैसेस की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है अपन उसको समझते हैं। ठीक है, हाँ जी। दे आर मोनोएटॉमिक गैस with very low melting point, very low melting point। ठीक है, very low melting point and boiling point। क्योंकि इनमें जो वान डेर वाल फोर्सेज होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, लंडन डिस्पर्जन फोर्स टाइप के, ड्यू टू वीक वान डेर वाल
वीक वंडरवाल फोर्स। और कौन सा वंडरवाल फोर्स होता है? लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, ओके। अब लंदन डिस्पर्जन फोर्स एक वंडरवाल फोर्स है, और वंडरवाल फोर्स जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स जो किस पर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर वेट पर या सरफेस एरिया पर? मॉलिक्यूलर वेट पर या सरफेस एरिया पर? हाँ जी। तो यहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है, ये इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। हाँ जी। आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है, दे आर स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में बहुत कम सॉल्यूबल होती है, ठीक है। एंड टॉप टू बॉटम solubility increases due to increase in वंडरवाल फोर्स। ठीक है, कौन सा वंडरवाल फोर्स होता है? इनर्ट गैस प्लस H2। ये क्या है? नॉन पोलर। ये कैसा है? पोलर। इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा? डिबाई फोर्स होगा। हाँ जी। जो भी एक वंडरवाल फोर्स है, वंडरवाल फोर्स मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करेगा, तो धीरे धीरे इंट्रैक्शन बढ़ेगा इसका मतलब, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, तो वाटर और इनर्ट गैस के बीच में वंडरवाल फोर्स बढ़ेंगे, इंट्रैक्शन बढ़ेगा, इंट्रैक्शन बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सिंपल। हाँ जी। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। अब ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट इनर्ट। अब ये होते क्यों इनर्ट? ड्यू टू पहला पॉइंट, देयर वैलेंस शेल इज कंप्लीटली फिल्ड। देयर वैलेंस शेल इज कंप्लीटली फिल्ड। इनका वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड रहता है ना। पहला पॉइंट, पहला रीज़न तो ये है। दूसरा, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो भी बहुत हाई होती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो एनर्जी
जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती तो फटाक से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते और कैटायन का फॉर्मेशन कर लेते, तो कैटायन बन जाते और रिएक्टिव हो जाते। लेकिन इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अब इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली पॉजिटिव होती है। अब जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, इसका मतलब उनको इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नेग्लिजिबल होती है। तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी भी नहीं है, तो एनायन भी नहीं बनाएंगे। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करेंगे, तो कैटायन भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, और इनका वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो दे हैव very high ionization, very high ionization enthalpy. Third, very high, they have very high positive electron gain enthalpy. Positive electron gain enthalpy. अब ये तो अपन को पता ही है पीरियोडिक टेबल से कि जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, पर इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। इसका मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं होती है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैस is prepared by Neil Bartlett. जो इसका पहला कंपाउंड है वो नील बर्थलेट ने बनाया। ठीक है, और वो कंपाउंड था क्या? XCPTF6। अब इस कंपाउंड का आइडिया आया कहाँ से? आइडिया ऑफ दिस कंपाउंड comes from O2PTF6। ठीक है, बिकॉज आयोनाइजेशन एंथैल्पी of O2 and xenon is almost same। ठीक है, ये जो होता है ये एक रेड कलर कंपाउंड होता है, रेड कलर कंपाउंड। अब ये देखा गया कि XCPTF6 इसने फर्स्ट कंपाउंड बनाया। अब वो बनाया किसके बेस पे? O2PTF6। O2PTF6 एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपाउंड था। तो यार जब इसने देखा कि O2 से इलेक्ट्रॉन लूज करना और जिनोन से इलेक्ट्रॉन लूज करना, इन दोनों प्रोसेस में जो एनर्जी चाहिए वो तो ऑलमोस्ट सेम चाहिए,
मतलब इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। तो जब दोनों दोनों की ही आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है और O2 अगर इस तरह का कंपाउंड बना सकता है तो जिनोन भी इस तरह का कंपाउंड बना सकता है, क्योंकि दोनों कंपाउंड में O2 और जिनोन को इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन तो बनाना है। फिर वहाँ से इसने एफर्ट किए और तब जाकर XCPTF6 का फॉर्मेशन किया। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपाउंड ऑफ क्रिप्टॉन इज KrF2। फिर कंपाउंड ऑफ रेडॉन RnF2 is not present in isolated form. Is not present in isolated form। ये आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए सो आइडेंटिफाइड बाय, इसको अपन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स। रेडियो ट्रेसर टेक्निक। हाँ जी, इसके अलावा हीलियम, आर्गन और नियोन, इनका कोई ट्रू कंपाउंड नहीं होता है। देयर इज नो ट्रू कंपाउंड ऑफ हीलियम, नियोन एंड आर्गन। हाँ जी, अब बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ जिनोन। अगर इस फैमिली में सबसे ज़्यादा कोई कंपाउंड बनाता है तो वो जिनोन बनाता है। कंपाउंड्स ऑफ जिनोन, जिनोन की रिएक्शन F2 से कराएंगे तो XCF2 बनेगा। जिनोन की रिएक्शन अगर फ्लोरीन से कराऊं, अगर जिनोन एक्सेस में होगा तो XCF2 बनेगा। अगर इन दोनों का रेशो 1:5 है तो XCF4 बनेगा, और अगर इन दोनों का रेशो 1:20 है तो XCF6 बनेगा। XCF4 बनेगा जब जिनोन एक्सेस में होगा, 1:5 में XCF4 बनेगा, 1:20 में XCF6 बनेगा, ठीक है। हाँ जी, अब इसमें एक पॉइंट और आता है, XCF2, XCF4, XCF6, ये जो तीनों होते हैं आर फ्लोरीनेटिंग एजेंट। फ्लोरीनेटिंग एजेंट मतलब ये दूसरे कंपाउंड्स को फ्लोरीन डोनेट कर देते हैं, ठीक है। फ्लोरीनेटिंग एजेंट क्या होता है, F- डोनर। बट in case of metal fluorides, they become fluorine acceptor। दे बिकम फ्लोरीन एक्सेप्टर, ठीक है। तो जैसे अगर XCF2 की रिएक्शन PF5 से कराएं
अगर HCF4 की रिएक्शन SbF5 से कराएं, अगर HCF6 की रिएक्शन SbF5 से कराएं, अगर CSF की रिएक्शन HCF6 से कराएं, तो बाकी सबको तो ये फ्लोरीन डोनेट कर देते हैं और ये क्या बनेगा, HCF प्लस और PF6 माइनस, ये क्या बनेगा, HCF3 प्लस और SbF6 माइनस, HCF5 प्लस और SbF6 माइनस। बाकी सबको तो ये फ्लोरीन डोनेट कर देते हैं, लेकिन अगर अल्कली मेटल के फ्लोराइड्स है तो वो ज़्यादा अच्छे फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं, तो फिर अल्कली मेटल के फ्लोरीन डोनेट करेंगे और ये फ्लोरीन एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ बनेगा सीजियम प्लस और HCF7 माइनस। इस तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं इनके यूजेस की। इनके यूजेस क्या क्या हैं, तो सबसे पहला यूज अपन देखते हैं हीलियम का। हीलियम इज लाइट वेट एंड नॉन इनफ्लेमेबल so that used in meteorological balloons for weather information. हाँ जी, लिक्विड हीलियम is used as coolant in nuclear reactor। जो लिक्विड हीलियम होता है ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कूलेंट की तरह काम आता है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर। एंड for producing superconducting magnet due to their cryogenic superconducting magnet इस बार इसको एक पॉइंट को दोबारा समझते हैं। हीलियम इज यूज्ड एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर, और इसको अपन यूज करते हैं सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट प्रोड्यूस करने में।
अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है हीलियम, लिक्विड हीलियम इज यूज्ड एज, liquid helium is used as cryogenic agent, cryogenic agent। हाँ जी, क्रायोजेनिक एजेंट मतलब बहुत लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करने में अपन इसको यूज़ करते हैं। जो नियोन आता है उसको यूज़ करते हैं अपन डिस्चार्ज ट्यूब्स के अंदर। नियोन इज यूज्ड, ये पहला तो हीलियम के बारे में बात हुई, अब फिर सेकंड अपन बात करते हैं नियोन के बारे में। इट इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब्स, इसको अपन डिस्चार्ज ट्यूब्स के अंदर यूज करते हैं। हाँ जी, इसके अलावा जो नियोन होता है नियोन इज ऑल्सो यूज्ड it is used in greenhouses, and botanical garden as a neon bulb। botanical garden as neon bulb। हाँ जी, argon is used, argon is used in inert atmosphere, used as is used as inert atmosphere, is used as inert atmosphere in metallurgical process, in metallurgical प्रोसेस, मतलब आर्गन को यूज करते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस में इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में। ठीक है, हाँ जी, तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट यूजेस थे। बाकी अब यहाँ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं। इंपॉर्टेंट ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सॉल्युबिलिटी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एटॉमिक रेडियस, तो टॉप टू बॉटम जाने पर रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज, इंक्रीज होएगी। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। अगर अपन बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, आयोनाइजेशन एनर्जी तो टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। डेंसिटी की बात करूं अगर मैं, तो डेंसिटी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, जिसमें मास डोमिनेटिंग आता है तो टॉप टू बॉटम मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जिनॉन,
ठीक है ना भाई। तो ये इसके बारे में कुछ बातें थी। इसके अलावा एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करते हैं अपन। हाँ जी बच्चों, तो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ लिंकेज। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ लिंकेज। तो यहाँ पर अगर अब इसमें दो मेथड हैं, या तो अपन इन सब के स्ट्रक्चर बनाएं या तो अपन इन सब के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करें। ठीक है, स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करेंगे। स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करेंगे तो अपन लिंकेज बता सकते हैं। या इसमें एक मेथड और है, इसमें सल्फ़र के जो ऑक्सी एसिड होते हैं उसमें एक रूल और होता है कि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन बाई सल्फ़र का रेशो, अगर ऑक्सीजन बाई सल्फ़र का रेशो 3.5, यहाँ हिंट क्या है, हिंट इफ रेशो ऑफ ऑक्सीजन बाई सल्फ़र ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5 है या लेस देन 3.5 है, ऐसा कर लेते हैं, लेस देन 3.5 है, देन SS linkage is present, SS linkage is present। अगर ऑक्सीजन बाई सल्फर 3.5 है, SOS लिंकेज इज प्रेजेंट। और अगर ऑक्सीजन बाई सल्फर ग्रेटर देन 3.5 है, देन SOOS लिंकेज इज प्रेजेंट। ये इसमें हिंट है। अब सिंपल यहाँ आप सबसे पहले O/S कैलकुलेट करके देखो। ये 3/2 आ रहा है, दिस इज लेस देन 3.5, तो यहाँ SS लिंकेज होगा, SS लिंकेज। कौन सा लिंकेज होगा? SS लिंकेज। यहाँ O/S अगर कैलकुलेट करें तो ये 6/4, अगेन वही 3/2 1.5 आएगा, लेस देन 3.5, SS लिंकेज। यहाँ पर O/S अगर कैलकुलेट करें तो 6/2 आएगा, लेस देन 3.5, SS लिंकेज। यहाँ O/S कैलकुलेट करें 7/2 3.5 आएगा, इक्वल टू 3.5, तो यहाँ SOS लिंकेज होगा। ठीक है, SOS लिंकेज होगा। यहाँ O/S अगर कैलकुलेट करें 4/4 दैट इज़ 1, तो यहाँ भी क्या होगा? SS लिंकेज। ये क्या होगा? लेस देन 3.5 होगा। तो यहाँ अगर O/S कैलकुलेट करें दैट इज़ 8/2 दैट इज़ 4, दिस इज़ ग्रेटर देन 3.5, तो यह आ जाएगा SOO लिंकेज। हाँ जी बच्चों, तो इस तरह से ये हिंट है इसका। तो इस हिंट को फॉलो करो या फिर इसका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लो। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन। तो हेलोजन के ऑक्सी एसिड्स में ये HXO, HXO2, HXO3, HXO4 टाइप के हैलाइड्स ऑक्सी एसिड बनाते हैं। यहाँ पर जो हेलोजन है, यहाँ हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +1, यहाँ आएगा +3, यहाँ आएगा +5, यहाँ आएगा +7। ठीक है, इसे बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड, इसे बोलते हैं हेलस एसिड, इसे बोलते हैं हेलिक एसिड, इसे बोलते हैं पर हेलिक एसिड। ठीक है, जैसे हेलोजन जो क्लोरीन है वो चारों के चारों एसिड बनाता है, तो इसे बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, इसे बोलते हैं क्लोरस एसिड, इसे बोलते हैं क्लोरिक एसिड, इसे बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड। और हेलोजन के एसिड्स की नेमिंग ये भी अपन ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अगर अपन थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो HClO, HClO2, HClO3, HClO4। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो, मतलब यहाँ इंक्रीज होती है। ठीक है, कैसे कैसे इंक्रीज होती है? ये +1, ये +3, ये +5 और ये +7। ठीक है, तो यहाँ थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आ जाएगा,
जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पॉजिटिव और ऑक्सीजन के नेगेटिव के बीच में इंट्रैक्शन बढ़ेगा, इंट्रैक्शन बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा तरीका ये है कि आप Cl यहाँ क्लोरीन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर लो, तो बॉन्ड ऑर्डर भी हाईएस्ट HClO4 में ही आएगा। चले, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी इसका यही होता है, HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का ऑर्डर HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। हाँ जी, फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन फॉर्म ओनली वन ऑक्सी एसिड HOF। तो फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सी एसिड बनाता है HOF। ब्रोमीन और I2 जो होता है वो HXO2 टाइप का एसिड यानी हेलस एसिड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो HBRO एग्जिस्ट नहीं करता, HiO2 एग्जिस्ट नहीं करता। एक क्वेश्चन आता है विच वन इज़ द मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो इनमें मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? तो देखो यहाँ लेड किस में है, +4 में, ये भी किस में है, +4 में, ये भी किस में है, +4 में, ये भी किस में है, +4 में। तो यहाँ फ्लोरीन जो होता है वो सबसे घटिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, F- सबसे घटिया रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब अगर ये घटिया रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये Pb+4 को रिड्यूस करेगा ही नहीं, तो सबसे स्टेबल कौन सा होगा? यहाँ PbF4 होगा। जबकि PbI4 में जो आयोडीन है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ये फटाक से Pb+4 को +2 में रिड्यूस कर देगा। तो PbI4 डू नॉट एग्जिस्ट बिकॉज PbI बॉन्ड इज इनिशियली formed but I- is strong reducing agent which easily reduce Pb+4 into Pb+2, ठीक है। तो Pb+4 की बजाय Pb+2 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा तो Pb+4 एग्जिस्ट कर जाएगा। और आयोडीन एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो Pb+4 Pb+2 में रिड्यूस हो जाएगा और PbI2 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये काफ़ी है इस चैप्टर के बारे में। तो इस तरह से अपन ने ये P ब्लॉक पूरा कंप्लीट किया। अब मॉड्यूल के क्वेश्चन सोल्व करें तो नेक्स्ट क्लास में अपन उसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।